हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर क्लासेस। हम लोगों ने ऑलरेडी क्वेश्चन नंबर 105 तक हम लोग डिस्कस कर लिए थे। आज उसके आगे हम लोग डिस्कशन करेंगे। चलिए हम लोग डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। मैं कुछ थोड़ा सा ऐसा बिज़ी हो गया था, जिसकी वजह से मैं वीडियो भी नहीं बना पा रहा था। चलिए देखते हैं हम आगे हम कितना कंटिन्यू कर पाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई। पहला क्वेश्चन क्या है, लॉर्ड डलहौजी के बारे में है। फिर सर लॉर्ड विलियम बेंटिक के बारे में है। तीसरा है लॉर्ड रिपन के बारे में। चौथा है लॉर्ड कर्जन के बारे में। देखिए हमें पता है कि जो डलहौजी का आता होता है वो क्या डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स होता है, बात हमें पता है। ये हमने पढ़ा भी पहले भी है। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स में क्या होता है कि मतलब जिसका जो हेयर वो मेल अगर नहीं होगा, मतलब मान लीजिए कोई राजा उसका बेटा अगर नहीं है, खुद का बेटा, वो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप के थ्रू उसका जो स्टेट है वो ब्रिटिश को मतलब चला जाएगा। दैट इज़ कॉल्ड डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। ठीक है। आप इसको केसेस में आप झांसी को देखिएगा तो झांसी ने एक उन्होंने एक बेटा को मतलब अडॉप्ट किया था, लेकिन उसको जो उस समय का जो ब्रिटिशर है उसको मानने से इनकार कर दिया था। ठीक है। सेकंड क्या है, लॉर्ड विलियम पेंटिक। तो पेंटिक ने क्या किया भाई, बैन किया। किसको बैन किया? सती को बैन किया। कब किया? तो 1829 में उसने सती को बैन कर दिया था। ठीक है। रिपन, लॉर्ड रिपन जो है क्या लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का बोल सकते हैं, एक तरह से फादर बोल सकते हैं इसको। ठीक है। इसका टेन्यूर कब से कब तक है? 80 से 84, है ना। इसका 84 से 88 कौन रहेगा? डफरिन रहेगा, और डफरिन के समय में ही कांग्रेस बनता है। ठीक है। और रिपन के समय में ही क्या है, इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी जैसा कानून भी आया है। ठीक है। और फर्स्ट फैक्ट्री एक्ट भी रिपन के समय में ही आया है 1881 में। ठीक है। अभी हम उसको देखेंगे आगे। ठीक है। आगे क्या है, लॉर्ड कर्जन के बारे में है। तो ये क्या कहता है, डिवीज़न ऑफ बंगाल कर दिया था 1905 में। इसका डिवीज़न ऑफ बंगाल का आखिर इसका मतलब पर्पस क्या था, मतलब इसने क्या कारण दिया था? उसने बोला था कि एडमिनिस्ट्रेटिव जो है, एडमिनिस्ट्रेटिव ईज़ नहीं हो पा रहा है, मतलब उसको मतलब हमको आसान करना है, क्योंकि इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू रूल इन बंगाल। यस, मतलब काफ़ी उस समय बंगाल काफ़ी बड़ा था। आज का प्रेजेंट डे बिहार, उड़ीसा, आसाम, 8% है आज का जो बंगाल है, फिर जो बांग्लादेश भी है। ठीक है। तो काफ़ी बड़ा एरिया था। ठीक है। तो आप उससे, हाँ ये बात एक कुछ हद तक सही थी, लेकिन जो इसका जो रियल इंटेंशन था वो था कि वहाँ पर एक नेशनलिज्म मतलब जन्म ले रहा था। ठीक है। अब नेशनलिज्म जब जन्म ले रहा था, उसको ब्रेक डाउन कैसे करना है, तो उसने हिंदू और मुस्लिम को उसने अलग अलग कर दिया थ्रू दिस। ठीक है। और यहाँ से वो मतलब फूट डालो और राजगुरु की नीति उसने अपनाया, मतलब यहाँ से एक तरीक़ा से। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 107 क्या है? 107 में ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ द गवर्नर जनरल, और उसका इवेंट जो है वो मैच प्रॉपरली है। कॉर्नवालिस, हमने कॉर्नवालिस क्या देखा था? क्या वो रेगुलेटिंग एक्ट है? नहीं। कॉर्नवालिस का समय हमने क्या है, परमानेंट सेटलमेंट देखा है हमने 1793 में, है ना जी। ठीक है। वेलेस्ली के समय में क्या परमानेंट सेटलमेंट है? वेलेस्ली का समय में क्या है? वेलेस्ली का समय क्या है, 1799 से 1805 तक, है ना। हाँ, कुछ उतना ही समय है। वेलेस्ली के समय में ही क्या हुआ, 1799 का फोर्थ एंग्लो मैसूर वार हुआ है। ठीक है। और इसका सब्सिडरी अलायंस भी है। ठीक है। एलियन ब्रो, हाँ, एनेक्सेशन ऑफ सिंध किया है 1843 में। ये आपको याद रखना है, एट एनी कॉस्ट एट एनी हाउ। ठीक है। तो एलियन ब्रो बहुत ही मतलब फेमस बंदा है। ठीक है। वो एनेक्सेशन ऑफ मतलब सिंध किया। और अब आप देखेंगे आगे कि एनेक्सेशन ऑफ सिंध पर आगे बहुत सारा क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इसमें, डलहौजी के बारे में। फर्स्ट अफगान वार, तो हमने आपको उस दिन ही बताया था जो फर्स्ट अफगान वार है, एसी अफ़गान और एसी ऑकलैंड। हाँ, मैं उस दिन कुछ इस तरह से आपको बताया था, एसी अफ़गान और एसी ऑकलैंड, जहाँ तक मेरे को ध्यान आ रहा है। ठीक है। आगे बढ़ा जाए। तो मर्जर ऑफ द सिंध 1843 जो है टू प्लेस हुआ था ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ द लॉर्ड एलनबरो 1842 से 44 तक। बाय रेगुलेटिंग एक्ट वॉरेन हेस्टिंग वाज अपॉइंटेड एज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, इसको अपॉइंट कर दिया गया था। टेन्यूर ऑफ द कॉर्नवालिस कब से कब तक था? 1786 से 1793 तक। एंड 30 जुलाई 1805 से टू 5 अक्टूबर 1805 तक। द मेजर इवेंट ऑफ हिज टेन्योर वाज अ बैन ऑन द स्लेव ट्रेड, में बैन किया गया था। स्टार्टिंग द सिविल सर्विसेज, पुलिस सर्विसेज, सब किसके बारे में बात हो रहा है? सब हो रहा है कॉर्नवालिस के बारे में। तो सिविल सर्विसेज के तरह बोल सकते हैं, जन्मजाता भी उसी को बोला जाता है। टेन्योर ऑफ द लॉर्ड वेलेस्ली वाज 1798 से लेकर के 1805 तक था। किसका टेन्योर? वेलेस्ली का टेन्योर 1798 से लेकर के 1805 तक। बहुत क्रूशियल डेट है ये। अब आप इसको याद रखेंगे, इसको आप। ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है जी? हाँ, द मेजर इवेंट ऑफ दिस टेन्यूर वाज सब्सिडरी अलायंस सिस्टम था इसमें, ठीक है। सब्सिडी अलायंस था, फोर्थ एंग्लो मैसूर वार था, सेकंड एंग्लो मराठा वार इसी के समय में हुआ था, फिर 1802 में ट्रीटी होता है, ठीक है। ट्रीटी ऑफ, बताइए कौन सा है, रिकॉल कर पा रहे हैं आप? ट्रीटी ऑफ बसीन था, हमने बताया था, बी का भी नंबर 2 पर आता है और 1802 में भी 2 पर है। और यहाँ पर कौन है, बाजीराव सेकंड था, ये भी मैं आपको याद कराया था आपको, ठीक है। एंग्लो फर्स्ट फोर्थ एंग्लो मैसूर वार था, फिर सेकंड एंग्लो मराठा वार हुआ था और एस्टेब्लिश हुआ था फोर्ट विलियम कॉलेज कोलकाता में। क्वेश्चन ऑलरेडी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ट्रीटी ऑफ द लॉर्ड डलहौजी था 1848 से 48-56, ठीक है। क्या लॉर्ड डलहौजी के समय में 1857 की क्रांति हुई है? क्या आप उसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं आप, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? द आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया वाज एस्टेब्लिश इन द पीरियड, तो इसको कब एस्टेब्लिश किया गया है? तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो ASI है, इसको कब इस्टेब्लिश किया गया था? इसको कर्जन के समय में इस्टेब्लिश किया गया था, ठीक है। तो याद रखने वाली बात है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को इस्टेब्लिश हुआ था किसके पीरियड में? तो कर्जन के पीरियड में, ठीक है। जो एफर्ट रिलेटेड टू आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया 1784 AD में इस्टेब्लिश हुआ था एशियाटिक सोसाइटी एट कोलकाता के आसपास, ठीक है। विद द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ कोलकाता बाय द विलियम जोन्स। तो क्या बताना चाह रहा है इसको थोड़ा समझिए। बोल रहा है कि एफर्ट रिलेटेड टू द आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया इन 1784 AD विद द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ कोलकाता बाय द विलियम जोन्स इन 1861 में, ठीक है। लॉर्ड कैनिन अपॉइंट किया था अलेक्जेंडर कनिंगम को। लॉर्ड कैनिन, कैनिन का समय कब है, कब हो पा रहा है? लॉर्ड कैनिन है वो अपॉइंट किया था अलेक्जेंडर कनिंगम को आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ डिपार्टमेंट। इस तरह बात को थोड़ा समझिए। यहाँ पर पहले मुझे बहुत कंफ्यूजन हुआ करता था ये। लॉर्ड कैनिन जो है अपॉइंट किया था अलेक्जेंडर कनिंगम को, अलेक्जेंडर कनिंगम को एज ए आर्कियोलॉजिकल सर्वेयर ऑफ द आर्कियोलॉजिकल सर्वे डिपार्टमेंट का, याद रखने की बात है। तो जो कैनिन है ना, 1861 में क्या हुआ, जो लॉर्ड कैनिन है अपॉइंट किया अलेक्जेंडर कनिंगम को आर्कियोलॉजिकल सर्वे डिपार्टमेंट। यहाँ पे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया अभी नहीं बना है, ठीक है। और जो कर्जन है ड्यूरिंग हिज टेन्योर जब इंटीग्रेटेड और सेंट्रलाइज आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया आया और जॉन मार्शल को न्यू डायरेक्टर अपॉइंट किया गया 1901 में, और जॉन मार्शल एज्यूम किया था चार्ज 1902 में। इस बात को बहुत ध्यान रखने की बात है, बहुत कन्फ्यूजन आपको हो सकता है एग्जामिनेशन हॉल में और बारीकी को नहीं पकड़ेंगे तो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया वाज एस्टेब्लिश ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ, तो कर्जन के समय में है ये। क्वेश्चन बहुत मतलब आएगा, ये आपको याद करा देगा ये। वो द फॉलोइंग एस्टेब्लिश द डिपार्टमेंट ऑफ आर्कियोलॉजिकल सर्वे। डिपार्टमेंट कौन बनाया था? अब क्या है, कर्जन है, लॉर्ड मिंटो है, फिर लॉर्ड हार्डिंग है या लॉर्ड चेम्सफोर्ड है। इसका आंसर इसने कुछ नहीं दिया, क्यों? क्योंकि अभी हमने देखा ना, अगर डिपार्टमेंट की बात आएगा तो यहाँ पर था ना, कहाँ गया ये? 1861 में ये रहा। इन 1800, एक सेकंड मुझे, हाँ ये देखिए, इन 1861 लॉर्ड कैनिन ने अपॉइंट किया था अलेक्जेंडर कनिंगम को एज आर्कियोलॉजिकल सर्वे डिपार्टमेंट का, ठीक है। तो इसी का इसका आंसर कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। डिपार्टमेंट ऑफ आर्कियोलॉजिकल सर्वे वाज एस्टेब्लिश इन 1871 AD बाय द आर्ल मायो वाज गवर्नर जनरल उस समय था एट द टाइम। ड्यूक एंड द आर्कियल जॉर्ज जॉन्स गूगल्स कॉम्पेल वाज द सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट फॉर इंडिया ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ जॉर्ज John Douglas Campbell. Department of Archaeological Survey was established since neither Mayo nor Argyll is mentioned in the, ठीक है। क्वेश्चन हालांकि कैंसिल कर दिया गया था, टेंशन मत लीजिए, आगे बढ़ा जाए, ठीक है। कुछ कुछ क्वेश्चन होता है जहाँ पे आपको मतलब पता ही नहीं चल पाएगा उसका आंसर क्या होगा एग्जैक्टली, ठीक है। ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ द विच गवर्नर जनरल वाज द एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स प्रिजर्वेशन एक्ट पास हुआ था। किसके समय में एंशिएंट मॉन्यूमेंट प्रिजर्वेशन एक्ट पास हुआ था? तो ये तो आपको कर्जन है, ये तो बताना चाहिए। तो एंशिएंट मॉन्यूमेंट प्रिजर्वेशन एक्ट जो है 1904 में पास होता है, 1904 में ब्रिटिश इंडिया में। ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ द गवर्नर जनरल कौन है? तो लॉर्ड कर्जन है। इट वॉज expedient to provide for the preservation of ancient monuments for the executive for the exercise of control over the traffic and the antiquities and over excavation in certain places, and for the protection and the acquisition in certain cases of the ancient monuments and for object of archaeological, historical और the artistic interest में। ये लोकेटेड क्या था? 50,000 पाउंड्स
For the preservation of the ancient monuments, Lord Curzon during his tenure integrated and centralized Archaeological Survey of India, अपॉइंटेड हुआ था जॉन मार्शल द्वारा एज द डायरेक्टर जनरल इन 1901 में, और जॉन मार्शल एज्यूम करता था चार्ज 1902 में। ठीक है, दो तीन चीज़ ध्यान रखने वाली बात है। क्या इसमें ध्यान रखना भाई, एंशिएंट मॉन्यूमेंट प्रिजर्वेशन एक्ट कब हुआ है भैया, तो 1904 में आया, डायरेक्ट यही पूछा जा सकता है। और इसको पास करने का टेन्यूर में कौन था, तो कर्जन था। एक्सपीडाइट टू प्रोवाइड फॉर द, इसको क्यों था भाई, नाम से पता चल रहा है कि प्रिजर्वेशन करना है एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स का, फॉर द एक्सरसाइज ऑफ कंट्रोल ऑफ द ट्रैफिक इन द एंटिक्विटीज़। ठीक है, बस यही है, चलिए ठीक है। वो कंपेयर कर्जन एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया डेट ऑफ औरंगजेब, कर्जन के एडमिनिस्ट्रेशन को औरंगजेब के कंपेरिजन क्या है, गोपाल कृष्ण गोखले, गोपाल कृष्ण गोखले जो हैं कंपेयर किए थे कर्जन के एडमिनिस्ट्रेशन को इंडिया डेट ऑफ औरंगजेब। और ये गोपाल कृष्ण गोखले कौन है, ये गुरुजी हैं किसके, महात्मा गांधी के। ठीक है, और ये मॉडरेट आपको लीडर भी हैं गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक है, आप मुझे बताएं कि गोपाल कृष्ण गोखले की कोई फेमस पत्रिका बताएं, मैगजीन, क्या है उसका नाम, और इनका क्या है, मतलब इनका रोल क्या है, मतलब गोपाल कृष्ण गोखले का हम जानते क्यों हैं। क्या ये 1905 के इंडियन नेशनल कांग्रेस के सेशन को इन्होंने हेल्ड किया है, क्या प्रेसिडेंट यही है, आप मुझे बताएं कमेंट सेक्शन में। और 1906 में कौन है, ये आप मुझे बताएं। और जब सूरत स्प्लिट हुआ है 1907 में, उस समय कौन है, क्या घोष है या बॉस है, थोड़ा सोच के बताएं। चलिए हम लोग उसको आगे हम लोग पढ़ेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है वैसे। वो इस्टेब्लिश द इम्पीरियल कैडेट कॉर्प्स, तो ये कर्जन हो जाएगा। इम्पीरियल कैडेट कॉर्प्स जो एस्टेब्लिश हुआ था आफ्टर इट अप्रूवल फ्रॉम द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया इन 1901 में। इट वाज फॉर्म अंडर द डायरेक्ट सर्विलेंस ऑफ द लॉर्ड कर्जन। मेयर H.D.H. कैमरून वाज इन कमांडर एंड द महाराजा प्रताप सिंह ऑफ द इदार वाज मेड एन ऑनररी कमांडेंट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है जी, 114। कंसिडर द फॉलोइंग वाइसरॉय ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल। कर्जन है, हार्डिंग है, चैम्सफोर्ड है और इरविन है। इसके उसके टेन्योर के हिसाब से लगाओ। अच्छा क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन अगर उसको आपका आइडिया नहीं होगा तो बहुत दिक्कत पड़ेगा। कर्जन का समय कब से कब तक है, अभी हमने देखा था ये कर्जन कब से कब तक है, 1905 में यही है। ठीक है, तो 1898 से 1905 कुछ इस तरह का टेन्योर हमने देखा अभी। तो हार्डिंग, जब गांधी जी आए थे उस समय टाइम क्या था, बहुत हार्ड था, तो 10 से लेकर के 16 तक यही रहता है चैम्सफोर्ड। ठीक है, ये आपको 16 से लेकर 21 तक रहेगा। और इरविन क्या है, गांधी इरविन 1931। तो अब इसको याद कैसे रखें, दूसरा देखिए इसका याद करने का तरीका क्या है इसमें जी। याद करने का तरीका ये है कि इस समय जो कहता है वायसराय इंडिया था उस समय ब्रिटिश रूल के समय में, सबसे पहले कौन है, कर्जन। तो पता रहता है हमें कि 1905 का ब्रिटिश मतलब उसने बंगाल डिवाइड किया है। हार्डिंग, जब जिसमें गांधी आए थे 1915 में, उस समय क्या था, बहुत हार्ड था। ठीक है, चैम्सफोर्ड, मॉर्ली मिंटो, वो सॉरी एक वो चैम्सफोर्ड रिफॉर्म था ना 1919 वाला। ठीक है, उसमें याद, और इरविन गांधी इरविन पैक्ट, इसको आप इसको याद रख सकते हैं। कर्जन 99 से लेकर 1905 तक, हार्डिंग 10 से 16, चैम्सफोर्ड 1916 से 1921 और इरविन 1926 से 1931। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन 1905 में कौन इसमें से करेक्ट है। लॉर्ड कर्जन डिसाइडेड टू रीअरेंज द प्रोविंशियल बाउंड्रीज, ये बात सही है। ए न्यू प्रोविंस वाज कॉन्स्टिट्यूटेड कॉल्ड द बंगाल एंड आसाम, हाँ ये दोनों बात सही है। 1905 में गवर्नर जनरल लॉर्ड कर्जन डिसाइडेड किया था कि रिकॉग्नाइज करेगा प्रोविंशियल बाउंड्रीज। ही क्रिएटेड ए न्यू प्रोविंसेस नेम्ड ईस्टर्न बंगाल एंड द आसाम by dividing Bengal into the two parts, including the Bengal, Bihar, Odisha, Nagpur in the western part of Bengal. Apart from this, he also changed the boundaries of the Madras and Central provinces. ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, टेक केयर, बाय।